वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई। प्रश्न: पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई का वर्णन करें। उत्तर: 1. पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध बाबर की आक्रमणकारी सेना और लोदी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जो उत्तर भारत में 21 अप्रैल सन 1526 को हुआ था। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। यह गनपाउडर, आग्नेयास्त्रों और फील्ड आर्टिलरी से जुड़ी शुरुआती लड़ाइयों में से एक था। सन 1526 में काबुलिस्तान के तैमूरी शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हराया। लड़ाई 21 अप्रैल को पानीपत के छोटे से गांव के पास लड़ी गई थी, जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में है, एक ऐसा क्षेत्र जो 12वीं शताब्दी से उत्तरी भारत के नियंत्रण के लिए कई निर्णायक लड़ाइयों का स्थल रहा है। ऐसा अनुमान है कि बाबर की सेना की संख्या लगभग 15,000 थी और उसके पास फील्ड आर्टिलरी के 20 से 24 टुकड़े थे। बाबर ने अनुमान लगाया कि लोदी के पास लगभग 1 लाख पुरुष थे, हालांकि उस संख्या में शिविर अनुयायी भी शामिल थे, जबकि कम से कम 1,000 युद्ध हाथियों के साथ कुल मिलाकर लगभग 30,000 से 40,000 ही पुरुष थे। युद्ध में तोपों का लाभ: आमतौर पर यह माना जाता है कि बाबर की तोपें युद्ध में निर्णायक साबित हुई, न सिर्फ इसलिए क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास कोई फील्ड आर्टिलरी नहीं थी, बल्कि इसलिए भी कि तोप की आवाज से लोदी के हाथियों को डर लगता था, जिससे वे लोदी के अपने आदमियों को रौंद देते थे। हालांकि समकालीन स्रोतों के एक पठन से पता चलता है कि बंदूक से अधिक यह एक रणनीति थी जिसने युद्ध को जीतने में मदद की। बाबर द्वारा शुरू की गई नई युद्ध रणनीति तुलुगमा और अरब थी। तुलुगमा का अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित करना, जैसे वामपंथी, दक्षिणपंथी और केंद्र। बाएं और दाएं डिवीजनों को आगे और पीछे के डिवीजनों में विभाजित किया गया। इसके जरिए दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का इस्तेमाल किया जा सकता था। सेंटर फॉरवर्ड डिवीजन को तब गाड़ियां यानी अरबा प्रदान की जाती थीं, जिन्हें दुश्मन के सामने पंक्तियों में रखा जाता था और जानवरों की खाल की रस्सियों से एक दूसरे से बांध दिया जाता था। उनके पीछे तोपों को संरक्षित और मेंटल द्वारा समर्थित रखा गया था, जिसका उपयोग तोपों को आसानी से चलाने के लिए किया जा सकता था। इन दो युक्तियों ने बाबर के तोपखाने को घातक बना दिया। बंदूकों और तोपों को बिना किसी डर के दागा जा सकता था क्योंकि उन्हें बैलगाड़ियों द्वारा ढाल दिया जाता था, जो कि छिपने की रस्सियों को एक साथ पकड़े होने के कारण पकड़ी जाती थीं। इब्राहिम लोदी की हार हुई और अंततः बाबर की विजय हुई। 2. पानीपत का दूसरा युद्ध। दिल्ली और आगरा की घटनाओं ने पंजाब के कलानौर में मुगलों को परेशान कर दिया। कई मुगल जनरलों ने अकबर को काबुल से पीछे हटने की सलाह दी क्योंकि मुगल सेना को हेमू की ताकत का सामना करना पड़ सकता था और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदुओं में नई जागरूकता आ सकती थी, लेकिन बैरम खान ने युद्ध के पक्ष में फैसला किया। अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। 5 नवंबर को दोनों सेनाएं पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र में मिली, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसे अब पानीपत की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। H.G. कीन लिखते हैं, अकबर और उनके संरक्षक बैरम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया और युद्ध क्षेत्र से 8 मील दूर तैनात थे।
बैरम खान ने व्यक्तिगत रूप से 13 वर्षीय बाल राजा अकबर को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी, इसके बजाय उन्हें 5000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों का एक विशेष सुरक्षा तंत्र भी प्रदान किया गया था और युद्ध की रेखाओं के पीछे एक सुरक्षित दूरी पर तैनात किया गया था। उन्हें बैरम खान द्वारा निर्देश दिया गया था कि मुगल सेना के हारने की स्थिति में वे काबुल की ओर भाग जाएं। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना में 1500 युद्ध हाथी और तोपखाना का एक दल शामिल था। हेमू ने राजपूतों और अफगानों से बने 30,000 प्रशिक्षित घुड़सवारों के साथ उत्कृष्ट क्रम में मार्च किया, जिन्होंने कई अवसरों पर अपने कारनामों से गर्व और अहंकार बढ़ाया। सैनिकों और अफगान अमीरों को खुश करने के लिए हेमू ने भूमि का उपहार दिया था और अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए थे। इस प्रकार उन्होंने बहादुर लड़ाकों को संगठित किया। बदाऊनी के अनुसार हेमू की सेना निराश हो गई थी और जिसने अपनी सारी उम्मीद हाथियों पर रखी थी, अपने प्रमुखों से घिरे हुए शाही सेना पर हमला किया और दाएं और बाएं दोनों पक्षों को बहुत भ्रम में डाल दिया। मुगल सेना पर बार बार हाथियों द्वारा उनकी रेखाओं को तोड़ने का आरोप लगाया गया। सूत्रों के अनुसार मुगल मोहरा में 10,000 घुड़सवार शामिल थे, जिनमें से 5,000 अनुभवी सैनिक थे और वे हेमू की अग्रिम सेना से मिलने के लिए तैयार हो गए। हेमू स्वयं एक हाथी के ऊपर से अपनी सेना की कमान संभाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हेमू जीत की राह पर है और अकबर की सेना हार जाएगी। अबुल फजल ने युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया है, दो सेनाएं इतनी टकराई कि उन्होंने पानी से आग बुझाई, आप कहेंगे कि हवा पूरी तरह लाल हो गई थी। उनका स्टील ठोस माणिक बन गया था। अचानक प्रतियोगिता के बीच में एक तीर हेमू की आंख तक पहुंचा और कपाल को छेदते हुए उसके सिर के पिछले भाग में निकल आया। बदाऊनी के शब्दों में भी अचानक मृत्यु का तीर जिसे कोई ढाल नहीं रोक सकती थी। हेमू की टेढ़ी आंख पर चोट लगी जिससे उसका दिमाग उसके सिर के प्याले से साफ निकल गया और वह बेहोश हो गया और उसे दिखाई नहीं दे रहा था। हेमू को अपने हाथी हावड़ा में न देखकर हेमू की सेना अव्यवस्था में थी और आगामी भ्रम से हार गई। युद्ध समाप्त होने के कई घंटे बाद घायल हेमू को ढूंढा गया और शाह कुली खान महरम द्वारा कब्जा कर लिया गया और पानीपत के गांव सौदापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से 5 किलोमीटर दूर पानीपत के जींद रोड पर स्थित शिविर में अकबर के तंबू में लाया गया। जनरल बैरम खान की इच्छा थी कि अकबर खुद हिंदू राजा हेमू का वध करे और गाजी यानी विश्वास का चैंपियन या युद्ध के दिग्गज की उपाधि पर अपना अधिकार स्थापित करे। लेकिन अकबर ने खून से लथपथ और मृत दुश्मन पर हमला करने से इनकार कर दिया। अकबर की हिचकिचाहट से चिढ़कर बैरम खान ने खुद बादशाह हेमू का सिर कलम कर दिया। हेमू के समर्थकों ने उसके सिर काटे जाने के स्थान पर एक कब्र का निर्माण किया, जो अभी भी पानीपत के जींद रोड पर सौदापुर गांव में मौजूद है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने पानीपत के पहले और दूसरे युद्ध की घटनाओं से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.